चलो तो क्विक फॉर्मूला रिवीजन करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का। वेव ऑप्टिक्स, इसमें पहला पॉइंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक स्लिट ऐसी थी एक स्लिट ऐसी थी, स्लिट बनाया और यहां पे जो पैटर्न बना इक्वी सेपरेटेड पैटर्न था और ये गैप हमारा बीटा था जो कि डी लैम्डा बाय डी है और पाथ डिफरेंस किसी भी थीटा पे, और थीटा कहां से, यहां से, और ये थीटा तो डी साइन थीटा, तो पाथ डिफरेंस आया था डी साइन थीटा और थीटा अगर स्मॉल है तो डी टेन थीटा और डी वाई बाय डी, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया था। ठीक, अब इसमें अगर हम कहीं स्लैब लगा देते ये, तो यहां पे अगर हमने कोई शीट लगा दी तो पाथ डिफरेंस जो डी साइन थीटा था वो ज्योमेट्री वाला है, एक एक्स्ट्रा t माइनस वन का अंतर आ जाता फिर, तो इसमें एक एक्स्ट्रा t माइनस वन, तो माइनस टी म्यू माइनस वन, ये पाथ डिफरेंस आ जाता। ठीक है, और पूरा का पूरा पैटर्न कितना शिफ्ट हो जाता, बाय लैम्डा एयर इंटू 2 पाई, ये पैटर्न शिफ्ट हो जाता और किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये YDSE। सेकंड हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो अगर हम स्लिट से डिफ्रैक्शन करते, स्लिट मींस इस तरह की स्लिट, यहां से लाइट आ रही थी, तो यहां पे जो पैटर्न बना वो बीच में एक ब्राइट, फिर हल्का हल्का डार्क होता गया, और अगर इंटेंसिटी प्रोफाइल देखें तो वो कुछ ऐसी बनी थी। इसका सेंट्रल मैक्सिमा 2d लैम्डा बाय डी आया था, और ये वो केस है जहां पाथ डिफरेंस 0, ये लैम्डा, सॉरी यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, और सेंट्रल फ्रिंज विड्थ इसके सेंट्रल का डबल है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट पिन होल के साथ किया जाता, ऐसा पिन होल। अब हम लाइट डालते तो यहां पे जो बनता पैटर्न, यहां पे लाइंस बन रही है, यहां लाइन की जगह सर्कल बनते इस तरीके से, बीच में एक बड़ा सा ब्राइट सर्कल, फिर छोटे छोटे ऐसे, और यहां भी इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा ही कुछ बनता। लेकिन बस एक छोटा सा अंतर ये आता है कि ये वाली लेंथ 1.22 डी लैम्डा बाय डी होती है, और यहां डी क्या है, इसका डायमीटर, कैपिटल डी क्या है, ये समझिए। यहां जो डी लैम्डा बाय डी लेंथ थी, ये वाली लेंथ इस केस में डी लैम्डा बाय डी थी। जब स्लिट है, स्लिट की जगह आपने सर्कुलर होल किया तो वही लेंथ 1.22 डी लैम्डा बाय डी हो जाएगी। तो ये सर्कुलर का जो सेंट्रल डिस्क बनेगी, सेंट्रल ब्राइट डिस्क, उस डिस्क की रेडियस ये है। ठीक है, और अगर पूरा डायमीटर पूछा होता तो इसका डबल कर देते। तो ये पैटर्न है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का, स्लिट के साथ ये है। इन केस पिन होल लिखा है, मतलब सर्कुलर डिफ्रैक्शन है, तो फिर हम इसकी बात करेंगे। तो बस जहां डी लैम्डा बाय डी आ रहा है उसकी जगह 1.22 मल्टीप्लाई कर दें, और इसी डिफ्रैक्शन से हम टर्म डिफाइन करेंगे रिजोल्यूशन पावर ऑफ लेंस। लेंस, आई, टेलीस्कोप, कुछ भी, सभी में हमें ये एक ही चीज लगानी है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ किसी भी लेंस के लिए बात चल रही है। तो होता क्या है इसमें कि सिंपली एक ये पॉइंट है, हम कॉमन सेंस के हिसाब से सोचते हैं कि इस पॉइंट की इमेज एक पॉइंट इमेज बननी चाहिए थी ऐसी, लेकिन प्रैक्टिकली इस पॉइंट से जाने वाली सभी लाइंस एक जगह फोकस नहीं होती। मींस अगर हमने पैरेलल लाइन ऐसी डाली, रे ऑप्टिक्स कहती है कि एक यूनिक पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहती है एक यूनिक पॉइंट नहीं, ये बनेगा कुछ ऐसा। और चूंकि सर्कुलर अपर्चर है तो ये लेंथ 1.22 डी लैम्डा बाय डी आएगी। मींस रे ऑप्टिक्स के हिसाब से जो एक पॉइंट बन रहा है वो एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से पॉइंट ना हो के सर्कुलर पैटर्न है, और उस सर्कुलर पैटर्न का विड्थ कितना है या रेडियस कितना है, 1.22 डी लैम्डा बाय डी। तो इसे आप सर्कुलर डिफ्रैक्शन समझिए। स्लिट में होता तो ये 1.22 टर्म नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे ही यहां से इस पॉइंट से रेज गई थी, यहां इकट्ठी हुई, इस पॉइंट से जाने वाली रेज यहां इकट्ठी हुई, तो दो पैटर्न बने, एक पैटर्न इसका बना, एक पैटर्न इसका बना। लेकिन अब ये दो पैटर्न ओवरलैप कर सकते हैं,
तो रिजोल्यूशन की लिमिट क्या है कि जब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, और इसका मैक्सिमा उसके मिनिमा पे आ जाए और उसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे आ जाए। ये जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन कि जस्ट हम इनको डिफरेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब अगर ये एंगल थीटा पूछा होता तो समझिए ये लेंथ कितनी है, मैक्सिमा से मिनिमा के बीच की, इसका मैक्सिमा से इसके जीरो के बीच का, तो ये लेंथ 1.22 डी लैम्डा बाय डी है। डी क्या है, इसका अपर्चर। तो समझिए मैं कलर चेंज कर देता हूं कि ये बी का पैटर्न है, बी ये वाला है। तो यहां से लेके यहां का गैप 1.22 डी लैम्डा बाय डी है और यही ये है। अब हमें अगर थीटा चाहिए तो ये वाली लेंथ हमारी डी है, सोर्स से स्क्रीन के बीच का गैप। तो ये थीटा कितना है, 1.22 डी लैम्डा बाय डी, ये थीटा है। और बेहतर है मैं कहूं थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा बाय डी, कि मिनिमम थीटा इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा थीटा हो गया तो और अच्छी बात है, ये सेपरेट हो जाएंगे। इमेजिन करिए अगर थीटा बड़ा हुआ तो ये इधर बनता, ये इधर बनता, फिर ये सेपरेट हो जाते बिल्कुल। तो जस्ट सेपरेट करने की कंडीशन ये है। और रिजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू 1 थीटा मिनिमम। मिनिमम कितने एंगल पे हम उनको रिजोल्व कर पा रहे हैं, तो ये आया d बाय 1.22 लैम्डा। d इज अपर्चर साइज और लैम्डा वेवलेंथ यूज्ड, ये आया। क्लियर? तो ये रिजोल्यूशन आए। तो रिजोल्यूशन में हमें सिंपली क्या करना है कि अगर रिजोल्विंग पावर आ गई तो ये फॉर्मूला है। बेहतर है इस फिगर के साथ समझिएगा कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कि अगर ये x होता, ये y होता, तो हम इसी थीटा को x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, इसी थीटा को दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हैं। तो हमने थीटा निकाल लिया तो हम कुछ और भी निकाल सकते थे, ठीक है। और रिजोल्यूशन पावर क्या है उस थीटा का 1 तो ये रिजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला। तो ये दो क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन में रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर ऑफ टू टेलीस्कोप्स हैविंग ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ अपर्चर, ये और ये। तो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला हमारा अपर्चर के प्रोपोर्शनल है और 1.22 लैम्डा नीचे है। तो रिजोल्विंग पावर का रेशियो, पहले का 30 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 600, दूसरे का 40, वेवलेंथ 800, और आंसर आया 1:1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछी है। तो यहां देखिए आई के लिए बात की गई है कि मिनिमम रिजोल्विंग पावर कितनी होगी। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनता, ये स्क्रीन होती, ये इसका, ये इसका, ये लेंथ आती 1.22 डी लैम्डा बाय डी, ये लेंथ आती डी, ये एंगल आता थीटा। तो थीटा की वैल्यू 1.22 लैम्डा बाय डी, रिजोल्विंग पावर डी बाय 1.22 लैम्डा। अब डी क्या है, ये वाला आई का डायमीटर, और डायमीटर ही दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। वेवलेंथ 1.22, वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻²। तो ये आंखों की रिजोल्विंग पावर आ गई। ये न्यूमेरिकली निकाल लो, बड़ी सी रिजोल्विंग पावर आ जाएगी। क्योंकि ये कितना बनेगा 61, ये कितना बनेगा 1/4, 61 का 4 टाइम्स 240 के आसपास, 250 मान लो, इंटू 10⁵। तो इसका 3 अलग करो तो 400 के करीबन। तो रिजोल्विंग पावर अराउंड 400 है, ठीक है। रिजोल्विंग पावर थीटा की यूनिट रेडियन है तो 400 पर रेडियन, ये रिजोल्विंग पावर। अब दूसरा पूछा है कि समझिए ये 25 सेंटीमीटर पे अगर हमने ये रखे, ये डी क्या है, आई से स्क्रीन का, रेटिना का डिस्टेंस। हालांकि कैपिटल डी कट जाता है रेशो में, इसीलिए हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, एक्स, कि ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। अगर ये रिजॉल्व हो रहे हैं तो हमें ये कंडीशन चाहिए।
तो x अपॉन 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा। तो 25 सेंटीमीटर बाय x इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, और यही रिजॉल्विंग पावर है अप्रॉक्स 400, तो x की वैल्यू 25 बाय 400 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, बशर्ते मैंने कैलकुलेशन सही किए हो। ठीक है, 5 से 5 किए होंगे, तो देख लेना, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि दो चीज़ों को रिजॉल्व करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंट विजन लिखा हुआ था, वहां पे हमने डिस्टेंस x माना, थीटा इक्वेट कर दिया। चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कौन सा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में है, तो अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पे हम डालते हैं तो आउटपुट में पोलराइज लाइट आती है। अनपोलराइज का सिंबल ऐसा था, पोलराइज किसी पर्टिकुलर प्लेन में पोलराइज हो गई, ये इसकी एक्सिस है, तो यहां इंटेंसिटी I थी, यहां इंटेंसिटी I/2। और अगर हम एनालाइजर यूज करते हैं जो एंगल थीटा पे है इस वाले पोलराइजर के, तो यहां आउटपुट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड a cos थीटा हो जाएगा, ये I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन ये है। तो एक मेथड पोलराइजेशन की ये है, दूसरा है पोलराइजेशन यूजिंग रिफ्लेक्शन। तो ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि जब किसी मीडियम पे एक लाइट डाली गई जो कि हमारी लाइट अनपोलराइज्ड है, तो देखिए रिफ्रैक्ट होने पे ये लाइट ऐसे कुछ जाती, मुड़ जाती, लेकिन अगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये जो डिस्टरबेंस है ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो ये डिस्टरबेंस प्रोपेगेट नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले डिस्टरबेंस प्रोपेगेट होंगे, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। मैं फिलहाल आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको याद कर लो, पढ़ना हो तो एनसीईआरटी में वजह मिल जाएगी। तो फिलहाल आप चाहें तो इतना समझ सकते हैं कि व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड beams are perpendicular, reflected light is polarized, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी पोलराइज्ड होती है कब, जब ये और ये एंगल रफली 90 डिग्री हो जाए। तो एग्जैक्ट 90 है तो बिल्कुल पोलराइज्ड है, 90 नहीं है तो यहां पे इस वाले का कंट्रीब्यूशन काफी कम आएगा। तो बस इतना समझना है। और इसमें इस एंगल थीटा जिस पे ये घटना घटती है, इसी थीटा को ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। तो टेन थीटा अगर हम निकालें तो ये म्यू के बराबर आएगा, वेयर थीटा इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। हां, ये कैसे आएगा, ये बिल्कुल आसान था। ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा, तो म्यू आता साइन आई बाय साइन आर, तो साइन थीटा बाय साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, दिस थीटा इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। और ब्रूस्टर्स एंगल क्या है, द एंगल एट विच reflected and refracted light become perpendicular, and hence the light that is reflected at this angle is found to be plane polarized light। तो इस प्लेन में पोलराइज्ड होती है। तो ये हमने रिवीजन किया पोलराइजेशन का। हाँ, इस पे से ब्रूस्टर एंगल पर से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि म्यू दिया होता है और एंगल पूछा होता है कि किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी, या ब्रूस्टर एंगल कितना है, या ब्रूस्टर एंगल दिया होगा, म्यू पूछा होगा। पोलराइजर पर से क्वेश्चन सिंपली इनका अरेंजमेंट दिया होता है और आपको यह बताना होता है फाइनली इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी दी होगी तो एंगल पूछा होगा। नेक्स्ट फिनोमेना स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴।
ये सिंपली एयर के पार्टिकल के साथ लाइट जो स्कैटर करती है वो लिखा है, तो रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करती है। इस पर से क्वेश्चन सीधे ही होगा, वेवलेंथ का रेशो दिया होगा, स्कैटरिंग का रेशो पूछा होगा। नेक्स्ट डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन हम ओमेगा डिस्पर्सिव पावर से निकालते हैं। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन पर यूनिट डीविएशन, और डीविएशन था a टाइम्स म्यू एवरेज माइनस 1, ये डिस्पर्शन था म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, तो ये आया म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बाय डीविएशन, मतलब ये इस तरीके का। म्यू एवरेज दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 करके एवरेज निकाल देंगे। तो ये हमारी डिस्पर्शन है, ये डिस्पर्सिव पावर है, डायमेंशनलेस वैल्यू है। तो ये लगभग हमने लाइट की प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है। और ये डिस्पर्शन में ये म्यू अलग क्यों थे, क्योंकि म्यू में क्या था, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर सी बाय लैम्डा बाय 4 अप टू सो ऑन, लैम्डा मोर म्यू लेस, दैट्स वाई म्यू वॉयलेट इज मोर देन म्यू रेड। ABC आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल्दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्कूल और मेंस में तो आता है, और स्कूल में तो बहुत जोर से आता है, तो स्कूल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, इसमें पहला हमने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप फिगर के साथ याद रखिए, बेहतर होगा। और ये क्या था, ये जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनी तब का आंसर, और यहां मैग्निफिकेशन D/FE। एक और केस इसका था जब इमेज हमारी डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, तो यहां पे इमेज और फोकस ये है, तो इसका मैग्निफिकेशन है, ये अगर लेंथ x होती तो D/x, और यही सॉल्व करने पे 1 + D/FE आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू D है। पहले में फोकस पे रखा है, तो D/x में x की वैल्यू ही f है, बस यहां x की वैल्यू कुछ और निकलेगी सॉल्व करके, ठीक है। याद रखिए, इसका D/FE इसका स्लाइटली ज्यादा है। तो ये फुल्ली, ये कौन सा केस है, फुल्ली रिलैक्स्ड आइज, इसी को हम नॉर्मल विजन भी कहते हैं। ये हमारा फुल्ली स्ट्रेन्ड आइज है, इसी को हम डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ये याद रखिए, इनसे लिंक होके बाकी सब निकल आएंगे। तो दूसरा हमारा आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम सिंपली क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव से ले लेंगे, और फिर इसको हम इसके थ्रू देखेंगे। अब हम फाइनली इमेज इन्फिनिटी पे भी बना सकते थे, तो इसका मैग्निफिकेशन हमने इससे कितना लिया, V/U, V ऑब्जेक्ट है, U ऑब्जेक्ट, इसने कितना दिया, D/FE। क्यों, क्योंकि ये वाला केस कॉपी पेस्ट हुआ है यहां पे, तो इसका तो VO/UO समझ में आ रहा है, और चूंकि साइन कन्वेंशन का कंफ्यूजन ना हो, मॉड लेके माइनस। तो ये क्या है, नॉर्मल विजन का केस। डिस्टिंक्ट विजन का केस बनता तो फोटो बिल्कुल सिंपल सी, यहां से एक मैग्निफिकेशन तो ये देता, दूसरा मैग्निफिकेशन इसको देना पड़ता, और फाइनल इमेज फिर डी पे बनती। तो ये फुल्ली रिलैक्स्ड, और इसका मैग्निफिकेशन बनेगा, इसने कितना दिया, VO/UO, इसने कितना दिया, 1 + D/FE, मॉड नेगेटिव। तो ये माइक्रोस्कोप का है। तीसरा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप ही उल्टा कर दो तो एक तरह से टेलीस्कोप है। तो इसमें इनपुट आएगा यहां से, आउटपुट आएगा आंखों पे, तो यहां आई पीस उतनी ही साइज का है, ऑब्जेक्टिव पीस बड़ा हो जाता है। अपर्चर भी हम बड़ा रखते हैं क्योंकि हमें रिजॉल्विंग पावर हाई चाहिए। तो रेज आ रही है इन्फिनिटी से, और अगर इसने फाइनली रेज को इन्फिनिटी पे ही भेज दिया तो ये हमारा
डिस्टिंक्ट विजन का, सॉरी नॉर्मल विजन का केस है। और नॉर्मल विजन के केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये देखिए ये FO है, ये FE है, और इसमें लेंथ की वैल्यू FO प्लस FE और मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब एक इंटरेस्टिंग चीज कि यहां हमने मैग्निफिकेशन V/U लिख दिया था, लेकिन यहां मैग्निफिकेशन ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इंफिनिटी से कहीं आएगा तो फिर तो उस हिसाब से मैग्निफिकेशन इसका 0 है, इसका इंफिनिटी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैग्निफिकेशन, इसका कितना है, इसका ये वाला आंसर है D/F, तो इसका D/F ही है। और ये फिगर जरा समझिए, इस फिगर का उल्टा है, इसने फोकस से इंफिनिटी बनाया, इसने इंफिनिटी से फोकस बनाया, तो इसका हम आंसर इसका जस्ट उल्टा लिख दें FO/D। और ओवरऑल एक नेगेटिव, क्योंकि चीजें इन्वर्ट हो रही हैं, पहले ये था अब नीचे से आ रही है रेज, तो इसी को हमने मॉड लगा के नेगेटिव किया, तो आंसर आया -FO/FE। तो याद कैसे रखा हमने, आई पीस के जो आंसर आएंगे या तो D/F आएगा या 1 + D/F। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ और नहीं, आईपीस ही है। तो ये आईपीस के दो मैग्निफिकेशन है। तो यहां देखिए D/F लिया, यहां 1 + D/F लिखा। ऑब्जेक्टिव का सीधे सीधे हमें पता है, सीधे सीधे पता है। यहां दिक्कत क्या हुई कि इसका तो D/F ही है, इसका हम सीधे सीधे नहीं लिख पा रहे थे, तो हमने इसको कैसे लिखा, इसका रेसिप्रोकल सोच लिया। तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन D/F, इसका F/D, FO/D, अपने आप फॉर्मूला ये बन गया। इसी में अगर हमें इमेज इंफिनिटी पे लानी होती, सॉरी D पे लानी होती, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनता, इमेज हमारी फाइनली इमेज D पे आती, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमारी FO होती, ये वाली FE नहीं होगी, X होगी। कौन सा X, ये वाला सोचो, जो कि ऑब्वियसली FE से छोटा है। तो यहां अगर मैं मैग्निफिकेशन डिफाइन करूं तो मैग्निफिकेशन विल बी, इसका तो वही है इंफिनिटी से यहां ला रहा है तो FO/D, लेकिन इसका आंसर 1 + D/FE हो जाएगा, होल माइनस। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये FO + X बनेगा, अप्रोक्सीमेटली FO। वजह लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO के रफली बराबर है, क्योंकि प्रैक्टिकली होता क्या है कि आई पीस की फोकल लेंथ होती है 4-5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ होती है मीटर्स में, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे। तो फोकल लेंथ इसकी मीटर्स में होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में 2-4 सेंटीमीटर तो हम नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं, और ये x तो वैसे ही 2-4 सेंटीमीटर से कम है। इसीलिए हम सीधे एज्यूम कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो तीनों के मैग्निफिकेशन मैंने समझा दिए कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें बस 2 स्पेशल केस और बता देता हूं टेलीस्कोप के लिए, कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मतलब हम बीच में एक और लेंस लगाते हैं आईपीस और इसके बीच में, जो उन रेज को सीधे कर देता है। तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, और फिर इसको इन्फिनिटी पे ये ले जाएंगे। तो ये वाली लेंथ 4F FE FO और मैग्निफिकेशन FO/FE मॉड प्लस, ये टेरेस्ट्रियल है। प्लस तो समझ में आ रहा है। और टेरेस्ट्रियल सिंपली क्या कर रहा है, इसका एक -1 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 2F को 2F पे भेज के। तो अगर टेरेस्ट्रियल लिखा है तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO + FE नहीं है, इंटरमीडिएट का 4F जुड़ जाएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। इसी में गैलीलियो या न्यूटन कुछ भी लिखा है, तो गैलीलियो का था सेटअप इस तरह का। तो यहां ऐसी रेज गई, यहां ये बनी, और इसके बाद ये रेज, ये थोड़ा बड़ा बना दूं सो दैट ऐसे इन्फिनिटी पे आई, तो यहां ये लेंथ FO - FE हो जाएगी। क्यों, यहां कहीं मीट करेगी, तो लेंथ FO - FE और मैग्निफिकेशन FO/FE मॉड प्लस। तो गैलीलियो में
बस Fe को माइनस Fe से रिप्लेस कर दो, गैलीलियो का टेलीस्कोप बन गया। तो यहां भी प्लस आ जाएगा, यहां बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आते, जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस में एज सच ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए मैं ये 3 क्वेश्चन ले रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्टेनेबल फ्रॉम आईपीस, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। फोकल लेंथ दे रखी है, d दे रखा है, तो नॉर्मल विजन पे मिनिमम आएगा d/f 5x, डिस्टिंक्ट विजन पे 1 + d/f इट विल बी 6x। तो जूम 5 गुने से 6 गुने के बीच में ऑप्टिकल जूम हम ले सकते हैं, पहला। सेकंड, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 185 है, तो FO + FE 185 है। ध्यान दीजिए, कुछ ना दिया हो तो हम नॉर्मल विजन मान लेंगे, हालांकि इसमें दे रखा है। तो FO + FE ये है, और FO/FE इसकी वैल्यू 36 है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, FE अगर 5 है तो FO 180, 185, 36। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्व करने पे वैल्यूज आ गई, तो दोनों मिल गए। अब m θ फॉर डिस्टिंक्ट विजन, तो ये आएगा d/FO और 1 + d/FE। तो d कितना है, कुछ नहीं दिया तो 25, FO 180, 1 + d/FE, 1 + d/FE, d कितना है 25, FE कितना है 5। FO/d होना चाहिए, वही मैं सोचूं कि ये छोटा क्यों हो रहा है। अब ठीक है, FO कितना है 180/25, तो ये 25, 5, 6, तो 180 × 6/25, ये मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, तो × 4 × 4, 18 × 24, 1.8 ये बना। ठीक है, सही है। तो 24 का, ये 30 और 24 का 8 गुना कितना बना, ये तो 35-36 के आसपास बन गया। ठीक है, तो अच्छा खासा मैग्निफिकेशन आ गया, आना भी चाहिए था। पहले मैग्निफिकेशन कितना था 36, अब मैग्निफिकेशन 36 से तो ज्यादा ही है, से 43 के आसपास, 43.2। चलो, अब अपन आ गए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ये फोटो बना के करेंगे हम इसका। तो ये हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 1/4 का डाइवर्जेंस, 3 का कन्वर्जेंस, 1/12 का कन्वर्जेंस, तो ये बना 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें इसको इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज पैरेलल रेज ऐसी बन जाएंगी, और रे डायग्राम हमारा बना होगा कुछ इस तरह। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो गई 17, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, तो इसने 3x दिया, 14/4 इसका है, और उसका d/f 25/5, ये कितना है 12/4 है ना, तो ये बना 3, 5, 15x, ये हमारा इसका मैग्निफिकेशन है। तो उम्मीद है याद आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आई डिफेक्ट्स, बहुत ही फर्जी। तो इसमें बस आपको ये समझना है कि हम सीधे ऐसे देखेंगे कि दो तरह के, या तो ये आएगा या ये लेंस आएगा। ये लेंस तब आएगा जब आपको नियर पॉइंट पे दिक्कत है, ये तब आएगा जब आपका फार पॉइंट में दिक्कत है। तो अगर आपका नियर पॉइंट x है और x 25 से बड़ा है, तो नियर पॉइंट में गड़बड़ है, तो आपको एक पावरफुल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका क्या है, फार साइटेडनेस। तो फार पॉइंट आपका सही है, तो यहां फोकल लेंथ चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मतलब नियर पॉइंट होना कितना चाहिए 25, है कितना x, इन दोनों का डिफरेंस आंसर है। ठीक है,
अब इसमें देखिए इसका नियर पॉइंट सही है 25, फार पॉइंट में दिक्कत है, इसका फार पॉइंट x है, असली में फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से छोटा है। तो सिंपली इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कितना होना चाहिए और कितना है इन दोनों की पावर का डिफरेंस, तो कितना होना चाहिए इन्फिनिटी, कितना है x, अपने आप फोकल लेंथ -x आ गई और अपने आप इसकी फोकल लेंथ 25x बाय x माइनस 25 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक, न्यूमेरिकल से समझिए। तो ये तो वैल्यूज हो गई। जैसे नियर पॉइंट 40 है, नियर पॉइंट इसका 40 है और हमें उसका 25 करना है, तो 25 के करस्पॉन्डिंग पावर आएगी 4 डायोप्टर, 40 के करस्पॉन्डिंग पावर आएगी 2.5 डायोप्टर, डिफरेंस 1.5 डायोप्टर, तो 1.5 डायोप्टर का पॉजिटिव चश्मा लगा दो। यहां जैसे फार पॉइंट होता 100, तो इसकी पावर -1 डायोप्टर है, इंफिनिटी पे पावर 0 है, तो जो डिफरेंस आया वो -1 डायोप्टर, वही आंसर है। ठीक, तो ये हमारे नियर साइटेड और फार साइटेड इनकी करेक्शन है। चलो अगला पार्ट है मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, दूसरा अर्थ का मैग्नेटिज्म और तीसरा मैग्नेटिक मटेरियल, 3 चीजों से मिलकर बना पूरे टॉपिक में। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप सीधे फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे आता μ0/4π 2m/r³, इस पॉइंट पे अगेंस्ट में आएगा μ0/4π m/r³। r क्या है, ये डिस्टेंस, और किसी और पे निकालना है तो m cos थीटा m sin थीटा, 2 कंपोनेंट लेके निकाल दो। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 पोजीशन पे, एक्सियल पे m के पैरेलल है, इक्वेटोरियल पे m के एंटी पैरेलल है। तो एक पॉइंट तो इसका ये है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अगर हमने बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये अपने आप को उसके पैरेलल अलाइन करेगा, और अब अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड 2π√I/mb होगा। इक्विलिब्रियम में mb के पैरेलल है, तो इक्विलिब्रियम में स्टेबल में एनर्जी m.b का नेगेटिव है, मतलब -mb है, अनस्टेबल है तो एनर्जी +mb है। ओवरऑल एनर्जी का फॉर्मूला -m.b, टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b, और मैग्नेटिक मोमेंट खुद कैसे निकालेंगे, अगर कॉइल है तो NI, अदरवाइज मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होगा। ठीक है, हां इसी क्वेश्चन को कॉइल के फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो ऐसा होगा। तो देखिए कॉइल का m वेक्टर आगे की तरफ है और कॉइल का m वेक्टर b के पैरेलल है। अब अगर हम कॉइल को इस प्लेन से हल्का सा घुमा के छोड़ते तो ये ऐसे ऐसे कॉइल हिलती, तो ये ऑक्सीलेट करती, तो इसका टाइम पीरियड आता 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉइल एक रिंग है 12m² डायमीटर के अबाउट, ठीक है, बाय I/m मैग्नेटिक मोमेंट, NI एरिया πr², मैग्नेटिक फील्ड B, अगर पूछा होता तो। ठीक है, यहां पूछा होगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/12 ml²। ठीक है, चलो इसमें यही 2 पॉइंट थे। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में 3 एलिमेंट हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। पहला हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, द प्लेन इन विच एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइज। ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, या पहले में ही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा आ जाएगा डेल, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और रिलेशन क्या है इनमें, हॉरिजॉन्टल, बी नेट, वर्टिकल, और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप ऐसे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन जनरली आता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कुछ और नहीं, कंपास इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको आप समझिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ कंपास है। तो कंपास हमारा ऐसा है, ठीक है, इस पे हमारी ये कॉइल है, ये निडल है, सॉरी, कंपास की। ठीक है,
तो अब ये निडल ऐसे कहीं भी ऑक्सीलेट कर सकती है इस प्लेन में, ये हमारा वर्टिकल है, तो यहां पे बी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्टिकल नहीं। तो ये हमारा डेल है। तो इसका टाइम पीरियड जब हम निकालेंगे तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ निडल, जो कि 1/12 ml² होगी लेंथ मान के, वायर रॉड मान के, बाय एम। मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा और बी कौन सा, बी एच। इसे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीधे निकल आता है, और डिप दिया हो तो हम नेट निकाल देंगे। ठीक। थर्ड वन, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल में कहा जाए तो आपको बी इंड्यूस्ड, मैं ऐसे याद रखना पसंद करता हूं, इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स बी अप्लाइड या बी एक्सटर्नल। इसी को μ0 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है, इसको अपॉन μ0 किया, इसको अपॉन μ0 किया, तो ये बन गया डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर वॉल्यूम, इंड्यूस्ड पर वॉल्यूम मीटर क्यूब, और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कौन मैग्नेटाइज कर रहा है। तो H की वैल्यू क्या है, सिंपली B एक्सटर्नल को μ0 से डिवाइड कर दो, H आ गया, ससेप्टेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, I आ गया। और ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 3 मटेरियल के लिए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, -1 से 0 के बीच में। पैरामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी 0 से बड़ी होती है, इसकी ससेप्टेबिलिटी 0 से काफी बड़ी होती है। ठीक। और इसकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो एक और पॉइंट इसमें कि पैरामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर इन केल्विन बड़ा होगा ससेप्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में एक नया टेम्परेचर डिफाइन किया था, क्यूरी। Curie temperature is the temperature at which ferromagnetic substance loses its tendency of domain formation and hence becomes paramagnetic. और paramagnetic मतलब weakly attracting magnetic material, diamagnetic weakly repelling magnetic material, ferromagnetic strongly attracting magnetic material. तो दरअसल अगर सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल कहा है तो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक ही मैग्नेटिक है, ये दोनों नॉन मैग्नेटिक है। ये दोनों ही मटेरियल नॉन मैग्नेटिक की कैटेगरी में आएंगे। मैग्नेटिक मतलब फेरो। और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी थी। तो इसमें याद रखने वाली चीज बस यही है, ये वीकली रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होता है। और आई की वैल्यू ससेप्टेबिलिटी और एच है। ठीक। हाँ, इसमें एक और पॉइंट था वैसे ही, ये आई और एच का कर्व, आई और एच का कर्व। तो इसमें ये वाला पॉइंट रिटेंटिविटी है, ये वाला पॉइंट कोएर्सिविटी है। ये सेगमेंट रिटेंटिविटी है, ये सेगमेंट कोएर्सिविटी है। रिटेंटिविटी मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद कितना बच गया, कोएर्सिविटी उसको खत्म करने के लिए कितना देना पड़ा। और इन दोनों की ही यूनिट B/μ0 है, क्योंकि ये आई है, ये है। ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन इनके करा देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस मैं रफली यहां करा रहा हूं आइडिया देने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है फाइंड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर मीटर क्यूब इन अ रॉड विथ म्यू रिलेटिव, ये है। तो यहीं से हमें क्लिक कर गया, ससेप्टेबिलिटी रॉड की 5 है। अंडरस्टूड है, फेरोमैग्नेटिक है, ससेप्टेबिलिटी ठीक ठाक है, बड़ी है। प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड, तो एक सोलेनॉइड है जिस पर करंट जा रहा है 2 एम्पियर। अब इसके अंदर हमने ये रॉड रख दी, तो इंटेंसिटी या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस ससेप्टेबिलिटी इनटू एच, और एच क्या है, B/μ0, और B क्या है, μ0 Ni/μ0, कट गया। तो अच्छी बात है कि I की वैल्यू आई ससेप्टेबिलिटी Ni।
और आई ही डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम दिया होता तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी बता देते मल्टीप्लाई करके, लेकिन पर वॉल्यूम ही पूछा है। देखिए ससेप्टेबिलिटी 5, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 100 बाय 0.2 इनटू करंट आ गया 2, तो ये आई की यूनिट है। ठीक है, और यूनिट क्या है तो वो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, ससेप्टेबिलिटी डायमेंशनलेस है, जो एच की यूनिट है वही आई की यूनिट है, और एच कितना है एन आई, एन क्या है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये करंट पर यूनिट लेंथ लिखा है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट डिस्कशन। ये है हिस्टेरेसिस का ग्राफ दे रखा है, तो इसकी रिटेंटिविटी लो है, इसकी रिटेंटिविटी हाई है, कोएर्सिविटी भी लो है। तो अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम चाहेंगे कि रिटेंटिविटी ज्यादा हो, बचा हुआ रहे, और उसको खत्म करना भी मुश्किल हो। ये जितना बड़ा मैग्नेटिज्म खत्म करना उतना मुश्किल, ये जितना बड़ा उतना बच गया, तो इसके लिए क्या आएगा आंसर बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दोनों ही छोटे चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जब तक हम स्विच ऑन करें तब तक ही मैग्नेटिज्म बचा रहे, स्विच ऑफ करने पे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, तो आंसर आया ए। ट्रांसफार्मर कोर में हम इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं, हम परमिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में हम चाहते हैं म्यू रिलेटिव हाई हो, और यहां मतलब ससेप्टिबिलिटी हाई हो। तो यहां ससेप्टिबिलिटी तो समझ में आ नहीं रही है किसकी कितनी है, ससेप्टिबिलिटी तो स्लोप से आती आई और एच का, क्योंकि ग्राफ ऐसा गया तो ये जो आई और एच का स्लोप आता, स्लोप तो शायद पता नहीं चल रहा है फिगर से, लेकिन हम एक और चीज चाहते हैं कि इसमें एनर्जी लॉस कम हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में हर एक सेकंड में 50 बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा, इसीलिए हम चाहेंगे कि एनर्जी लॉस कम हो, इसीलिए हम चाहेंगे ये एरिया जितना छोटा हो उतना अच्छा, क्योंकि एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व इज एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल पर मीटर क्यूब, ये हर साइकिल में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये वाला चाहेंगे इसके लिए, तो इसका आंसर भी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है लास्ट वाला भी। A bar magnet of mass 50 ग्राम and length 20 सेंटीमीटर, तो इसका मास गिवन है, लेंथ गिवन है, और ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है। ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही ऑक्सीलेट करेगी, यही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की प्रॉपर्टी है। वर्टिकल कंपोनेंट को पिवोट रोक देता है, प्लेन ही इसका ये अलाउड है, ये इसी प्लेन में मोशन अलाउड होता है इसका। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी एच। टाइम पीरियड कितना है? 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट, तो 1/3 20/60 इज इक्वल टू 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाय मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत बढ़िया, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट दिया ही नहीं है, देना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दिया होगा। ठीक, तो एम बी, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो 1/12 स्मॉल एम एल स्क्वायर। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम 10⁻³ लेंथ का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये आया 50/12, तो 25/6 इंटू 10⁻⁵। 25/6 10⁻⁵। मैग्नेटिक मोमेंट 0.2, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है BH, तो यहां से स्क्वायरिंग करते हैं, अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर को 10 लिख लूं, ये 1/9, तो BH को इधर भेज दूं, 9 ऊपर भेज दूं 36, 0.2 का 5 ऊपर भेज दूं, 6 से 6 बार कटा, तो ये 60 25 125 इंटू 60 इंटू 10⁻⁵, ये आंसर आ गया टेस्ला में।
हाइपोथेटिकल डेटा है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आ रहा है, अदरवाइज 10⁻⁴ टेस्ला के आसपास के ऑर्डर का आता अगर प्रैक्टिकल डेटा होता तो। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो हम निकालेंगे अभी, ठीक है। तो ये कितना बना 600 और 150 750, तो ये बना 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये BH है, लेकिन हमें पता है B नेट हमें निकालना है, ये डेल है, ये BH है, तो B नेट का कॉस थीटा कॉस डेल ये BH है, तो B नेट सेक डेल बनेगा और थीटा 30 डिग्री दे रखा है तो 2/√3, तो 7.5 इंटू 2/√3 10⁻³ -2 टेस्ला, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस देख लेना, कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा था। तो इसमें जनरली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के, ठीक। चलो सेमीकंडक्टर, इसमें हालांकि उतने फॉर्मूले हैं नहीं जितना लगता है, लेकिन फिर भी पहला फॉर्मूला NeNH NI², क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH बराबर नहीं होंगे, इंट्रिंसिक में तो बराबर होते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं Ni के बराबर। एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स में N टाइप में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होंगे होल्स के मुकाबले P टाइप में, ठीक। और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ N टाइप में डोनर एटम्स, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, और एक्सेप्टर मतलब इंप्योरिटी। पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मोबिलिटी, हालांकि ये फॉर्मूला मोबिलिटी वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, और मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी होती है। तो जैसे करंट का फॉर्मूला हमारा NeAVD, ठीक है, ये हमारा करंट का फॉर्मूला है। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इसके अंदर छाप सकते हैं। तो एक कुछ दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, तो ये सब फॉर्मूले से आप निकाल ही सकते हो। और इसमें शायद याद हो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला Ne² τ/m, याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज करंट इज इक्वल टू NeA ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m τ, एक्सीलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम AT, तो वेलोसिटी AT, तो ये बना Ne² τ/m इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया अगर नीचे ले जाऊं तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगा, और हमें पता है J इक्वल टू सिग्मा E होता है, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो ये मोर और लेस करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूले। चलो अब तीसरा डिस्कशन इसमें पीएन जंक्शन का, और पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये फॉरवर्ड है, ये नी वोल्टेज है जो कि अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट के करीबन होता है, तो काफी कम है। और यहां मिली एम्पियर में, यहां माइक्रो एम्पियर में, रिवर्स में करंट ना के बराबर, ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो 0.7 से बड़े पे फॉरवर्ड हो जाएगा और VZ से पीछे पे रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। आइडियल में जीनर डायोड इंफिनिटी है और नी वोल्टेज 0 है। तो इसके हमने 4 केसेस देखे थे यूजेस के हिसाब से। तो अगर हम इसे एलईडी की तरह यूज करना चाहें तो हम जानते हैं एलईडी फॉरवर्ड बायस में होगी, लाइट बाहर फेंकेगी, तो यहां पे एनर्जी गैप ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो HF
ये कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म एनर्जी रिलीज्ड एज लाइट। और मेजॉरिटी, जब भी मेजॉरिटी का फ्लो होगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, माइनॉरिटी की वजह से होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो एलईडी ये केस है। तो एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड बायस वाला बनाना है, ये आ गया। मतलब क्या किया, ये ग्राफ कॉपी पेस्ट मार दिया। दूसरा आया अगर फोटो डायोड, फोटो डायोड एलईडी का उल्टा है, लाइट यहां से आएगी और ये रिवर्स, सब कुछ उल्टा, लाइट आएगी, रिवर्स होगा, यहां कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। और कौन ब्रेक करेगा, ये लाइट। तो HF शुड बी मोर देन एनर्जी गैप, तभी ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। और फोटो डायोड में अगर हम इसकी बात करें तो फोटो डायोड का IV का ग्राफ ऐसा है, क्यों, क्योंकि रिवर्स करंट है, ठीक है, रिवर्स वाला करंट फ्लो हो रहा है। तो I और V अगर बनेगा तो इस तरह बनेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हम I के क्वाड्रेंट, हम कभी कभी I और V का ग्राफ ऐसे भी बना दिया जाता है इसमें, क्योंकि वो तो कन्वेंशन है, हम किस तरफ को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ऐसा या ऐसा, इनमें से एक कोई होगा। तो ये कौन सा पार्ट है, ये। चलो तीसरा, इसमें जीनर डायोड अगर पूछा होता तो जीनर डायोड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसका ब्रेकडाउन वाला पार्ट। और जीनर बनता कैसे है कि ये जीनर है, ये हमारा आउटपुट है, लोड है, यहां पे हमने इनपुट दिया, ठीक है। जीनर डायोड के अक्रॉस हम लोड लगा देंगे, तो जो इस पे ड्रॉप होगा वही इस पे होगा। तो इस पार्ट का कुछ हिस्सा इस पे ड्रॉप होगा और इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहां पे ये फिगर हमारा ऐसा बनना चाहिए, अगर IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे, इसके न्यूमेरिकल सीधे सीधे होते हैं वैसे। जैसे ये 6 वोल्ट है, यहां से हमने 9 वोल्ट लगाया, ठीक है, तो यहां से 6 वोल्ट है। अब हमसे पूछा होता, ये मान लेते हैं 1 ओम, ये मान लेते हैं 5 ओम, ये मान लेते हैं 1 ओम, ऐसा कुछ होता। तो पहले हम ये देखेंगे जीनर ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो जीनर ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा। तो अगर जीनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है तो करंट ऐसे जाएगा, तो इस हिस्से पे ड्रॉप होगा 9 × 5/6, जो कि 6 वोल्ट से पक्का बड़ा है, मतलब जीनर ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगर जीनर ब्रेकडाउन हुआ है तो यहां पक्का 6 वोल्ट है, और यहां 6 वोल्ट है तो यहां पक्का 6 वोल्ट है। तो यहां कितना है, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट बाय 1, यहां कितना करंट गया, 3 एम्पियर। यहां 6 वोल्ट बाय 5, 1.2 एम्पियर। तो बचा हुआ 1.8 एम्पियर किससे गया, इससे। तो इस तरीके से हम डायोड से जाने वाला करंट निकाल सकते हैं। और डायोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं, 6/1.8, ठीक है, 6/1.8 इतने ओम डायोड का रेजिस्टेंस है। तो पहले चेक करिए डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन हो गया बहुत आसान है, नहीं हुआ तो और भी आसान है, डायोड फेंक दो, बचा हुआ सर्किट सॉल्व कर लो, ठीक। तो ये जीनर डायोड। लास्ट इसमें सोलर सेल। और सोलर सेल में हम दरअसल क्या करते हैं कि यहां से लाइट डालते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और हम कोई बैटरी नहीं लगाते। जैसे देखो, इसको हमने फॉरवर्ड किया, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया। इसमें फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब नहीं है, सोलर सेल खुद एक बैटरी है, ठीक है। तो यहां से Pn अगर ऐसा होगा तो P से N ना जाके उल्टा जाएगा, क्योंकि रिवर्स वाला करंट फ्लो होगा, ये ऐसा करंट फ्लो होगा। और इसका IV कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा कुछ बनता है, 4th क्वाड्रेंट में बनता है। 4th क्वाड्रेंट में इसीलिए कि अगर हम वोल्टेज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो करंट नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि करंट
बैटरी डिसाइड नहीं कर रही, बैटरी कोई और डिसाइड कर रही है ये। तो थोड़ा सा मत दिमाग लगाओ, याद कर लेना, अगर आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में IV ग्राफ ऐसा बनता है बस, ठीक है। क्यों? और हाँ, ये करंट 0 है, जैसे यहां पे वोल्टेज 0 है, हम बाहर से बैटरी तो कोई लगाए नहीं है, फिर भी करंट है। बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, छोड़ो, याद कर लो, याद कर लो। IV ग्राफ अगर आए तो ऐसा बनता है, क्योंकि एक बार आया है मेंस में, वैसे ही आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार आ चुका है तो हम रट मारते हैं। LED फॉरवर्ड है, फोटो डायोड रिवर्स है, इन दो में से एक कोई ग्राफ हो सकता है। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स ऐसा बनेगा। सोलर सेल कोई बायसिंग का मतलब ही नहीं है, तो IV ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो ये हमारा डायोड का पार्ट था। लॉजिक गेट्स कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो बस इतने देख लेना, आपका काम चल जाएगा।